भाग 1। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पूरी मुंबई में गणपति आगमन की हर तरफ बप्पा के नाम का शोर गूंज रहा था। बादलों से रिमझिम बारिश हो रही थी। हर साल की तरह इस साल भी बप्पा के आगमन पर वरुण देव प्रसन्न होकर वर्षा कर रहे थे। खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखते हुए उसने कहा, देखने में उम्र करीब 33 साल, ऊंची कदकाठी, रंग हल्का सांवला, एक कान में छोटी सी सोने की बाली, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, करीने से सेट किए बाल, आंखों में अलग सी चमक लिए वो बारिश को देखे जा रहा था। बारिश को देखते हुए उसके चेहरे पर सुकून कतरा कतरा बिखरता जा रहा था। उसके सामने बैठे उसके दोस्त नैतिक ने कहा, ऐसा क्या है इस बारिश में अनुज, जो इसे देखते ही तेरे चेहरे पर वो सुकून आ जाता है जो मैं पूरे साल नहीं देख पाता। अनुज बाहर की तरफ ही देखते हुए बोला, हर एक बरसती बूंद के साथ उसकी हर याद इस जहन में फिर एक बार फूल की तरह खिला जाता है और हमारे चेहरे पर ये सुकून दे जाता है। नैतिक उसकी ओर देखते हुए बोला, तुझसे कुछ पूछना ही बेकार है, कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता। अनुज उसकी ओर देखकर मुस्कुरा कर बोला, तो फिर आप पूछते क्यों हैं? नैतिक झुंझला कर बोला, अनुज, अच्छा ठीक है, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? तभी नैतिक ने जवाब दिया, तुझे तो पता ही है कि गणेश चतुर्थी है। तो ये अनुज बाबू की हर साल की तरह इस साल भी बप्पा की पहली आरती और स्थापना आपको खुद अपने शुभ हाथों से करनी है। तभी अनुज ने पूछा, जरूरी है क्या हमारा आना? तू जानता है ना, सभी तेरा इंतजार करते हैं। नैतिक ने जवाब दिया। अनुज अपना कोट उठाते हुए बोला, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। नैतिक भी अपनी जगह से खड़ा हुआ, अनुज के पीछे चल दिया। अनुज बिल्डिंग से बाहर आया तो अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। नैतिक उससे बोला, मैं ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ, तू खुद चला जाएगा ना? मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दरअसल नैतिक को बारिश में थोड़ा कम दिखता था। ठीक है, तुम जाओ, हम चले जाएंगे, अनुज ने कहा। उसकी बात सुनकर नैतिक ड्राइवर के साथ चला गया। अनुज ने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और सड़कों की तरफ मोड़ दी। उसने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए, जिससे बारिश की बूंदों की हल्की हल्की फुहारें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक अंधेरे कमरे में एक लड़की की चीखने की आवाज गूंजे जा रही थी, छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो प्लीज, कोई मुझे बचाओ प्लीज। एक कमरे में वो बैठी चिल्लाए जा रही थी, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। उसके सामने एक औरत नर्स की सफेद साड़ी पहने आई और उसके सर पर ECD बैंड पहना दिया। प्लीज सर, बहुत दर्द होता है, प्लीज, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो। वो उस औरत के सामने रोई जा रही थी, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उस औरत को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दिया हो। उसके साथ खड़े डॉक्टर का कोट पहने एक लड़के ने मशीन ऑन की और उस लड़की की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर तक उसने बर्दाश्त किया, चिल्लाती रही और फिर अंत में वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद वो औरत बोली, आखिर कब तक इस लड़की को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा? हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। इसकी दिमागी हालत उस वक्त बिल्कुल ठीक थी जब इसे यहाँ लाया गया था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर इतना कहकर चला गया, लेकिन बाहर से आती गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनकर उस नर्स के दिमाग में कुछ आया और वो बोली, बप्पा, इस लड़की को तुम्हारे हवाले करने जा रही हूँ, इसे इसकी सही जगह पहुँचा देना। उस नर्स ने उस लड़की को किसी तरह उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। बारिश की बूंदें जैसे उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। नर्स अभी भी उसे पकड़े हुए खड़ी थी। उसने नर्स की ओर देखा तो नर्स बोली, जा, भाग जा यहाँ से। लड़की ने हैरानी से पूछा, भाग जाऊं? लेकिन कहाँ भाग जाऊं? नर्स बोली, कहीं भी चली जा, बस यहाँ से दूर चली जा। यहाँ से चली जाएगी तो तुझे कोई शौक नहीं देगा, ना ही मारेगा। लड़की अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, सच में? मुझे कोई नहीं मारेगा? नर्स ने जवाब दिया, हाँ सच में, अब जा यहाँ से।
उसकी बात सुनकर लड़की धीरे धीरे बारिश में ही रोड की तरफ जाने लगी। पूरी रोड सुनसान थी, एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ बारिश की बूंदें पड़ती जा रही थी। जब नर्स ने देखा कि लड़की कुछ दूर चली गई है, तब वो वापस अंदर आई और चिल्लाकर कहने लगी कि पेशेंट नंबर 34 भाग गई है। उसकी बात सुनकर वहाँ के हेड ने कुछ लोगों को उस लड़की का पीछा करने के लिए कहा। उस डॉक्टर ने नर्स से कहा, तूने उसे भगा दिया? नर्स ने अपना सर झुकाते हुए कहा, तो और क्या करती? उस बच्ची की उम्र ही क्या थी? इस नर्क से दूर रहेगी तो कम से कम जिंदा तो रहेगी। डॉक्टर घबराते हुए बोले, अगर पुलिस कंप्लेन हुई तो? नर्स व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, जैसे तुम तो जानते ही नहीं कि यहाँ से एक बार जाने वाला कभी इस जगह वापस नहीं आता। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अगर उस लड़की को कोई सही इंसान मिल गया या फिर वो सही जगह पहुंच गई तो उसे कभी यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। उसकी बात पर नर्स भी मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ सुनसान रास्ते पर रात के पहर में जब हर तरफ अंधेरा छाया था, वो बस भागे जा रही थी। जैसे जितनी भी ताकत थी वो सारी अपने कदमों में डाल दी गई। शौक की वजह से उसका सर चकरा रहा था, लेकिन बीच बीच में पीछे देखते हुए घबराकर वो अपनी रफ्तार बढ़ा लेती। चेहरे पर घबराहट के साथ एक अजीब सा खौफ था। उसके कानों में सिर्फ नर्स की कही वो बात गूंज रही थी कि चली जा यहाँ से, तुझे कोई शौक नहीं देगा। एक तो अंधेरा, उस पर से आज सारी हदें तोड़ बरसती बारिश डर की ऐसी लहर पैदा कर रही थी जो उसकी नसों में सिहरन बनकर दौड़ने लगी थी। उसे कैसे भी करके आज आजाद होना था। उन लोगों की पहुंच और पकड़ दोनों से ही बहुत दूर जाना था। उसके पीछे 5-6 आदमी दौड़ रहे थे, सबके हाथों में बंदूकें थी और चेहरे पर उस लड़की को पकड़ने का रोष। लड़की एक गली में घुस गई और सामने की ओर भागने लगी। तभी अचानक सामने से कोई गाड़ी नजर आई। गाड़ी वाले ने जोरों से ब्रेक लगाई, जिससे गाड़ी रुकते रुकते भी लड़की के पैरों को छू गई। वो लड़की गाड़ी की बोनेट पर दोनों हाथ रखे हाँफ रही थी, साथ ही पीछे मुड़कर देख रही थी। पागल हो गई क्या? मरने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो, हमारी गाड़ी मिली थी तुमको। गाड़ी से निकलकर अनुज रायचंद ने गुस्से से उस लड़की की बाह पकड़कर कहा, तो लड़की डरकर सहम गई। तेज बारिश के पानी के बीच भी साफ नजर आ रहे थे उसके चेहरे पर दाग छोड़ते आंसू और माथे पर लाल निशान। डरी सहमी सी वो आंखें नीचे खड़ी बस रोए जा रही थी। सर से पांव तक भीगी सी वो लड़की देखने में उम्र कुछ 30-31 की लग रही थी। कार के हेडलाइट की रोशनी में उसका दूध सा गोरा बारिश में धुला हुआ चेहरा, पतले गुलाबी नाजुक से दिखने वाले होंठ जिन पर बारिश की बूंदें ठहर गई थी, भीगे बाल जो गालों पर चिपक गए थे। उसने एक सफेद रंग का सूट पहना था जो बारिश के कारण उसके बदन से चिपक गया था। अनुज ने 2 पल उसका चेहरा ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी से मिले जुले भाव आ गए। आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली, मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे शौक नहीं लेना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसने अपनी नाजुक उंगलियों की पकड़ अनुज की बाह पर मजबूत बनाते हुए कहा। अनुज कुछ कहता उससे पहले उसे बारिश में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अनुज को अपनी बाह पर उस लड़की की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस हो रही थी। कदमों की आहट काफी नजदीक हो चली थी। अनुज ने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा तो उसके सीने से आ लगी, जिससे उसका चेहरा अनुज के सीने में छुप गया। जैसे जैसे कदमों की आहट नजदीक हो रही थी, उस लड़की की पकड़ अनुज पर कसती जा रही थी। जोरों से उसकी कोट की कॉलर को पकड़ रखा था उसने। जब कदमों की आहट एकदम उसके पीछे महसूस हुई तो उसने अपना चेहरा पूरी तरह अनुज के कोट में छुपा लिया, जो एक ही पल में अनुज की धड़कनों को बेचैन कर गया। उसके हाथ उस लड़की को समेटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर हथेलियां मुट्ठी में भींच उसने अपने हाथ को पीछे कर लिया। अपने सीने पर महसूस होती उस लड़की की तेज धड़कन अनुज की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रही थी। आखिर ये लड़की कौन थी और उसकी इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार था? क्या अनुज पहले से इस लड़की को जानता था? जानने के लिए सुनिए कहानी कैसे तुम मुझे मिल गई, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 2।
अनुज अपने खुद के जज्बात समझ नहीं पा रहा था। उसकी जिंदगी उसकी बाहों में थी कि उसे सिर्फ एक सपना सा लग रहा था। उस लड़की की पकड़ अनुज पर मजबूत होती जा रही थी। तब तक वो आदमी अनुज के सामने आकर खड़े हो गए। वो अनुज से बोले, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम भी जान से जाओगे। अभी तक जो खुशी और प्यार भरे भाव अनुज के चेहरे पर थे, वो गुस्से में बदल गए। वो उन लोगों को देखते हुए बोला, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, और अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम सब जरूर अपनी जान गंवाओगे। उनमें से एक बोला, भाई ये लौंडा कुछ ज्यादा ही हीरोगिरी कर रहा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो अनुज और उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसने जैसे उस लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अनुज ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कर दिया और चटाक की आवाज के साथ उस आदमी के हाथ की हड्डी टूट गई। अनुज ने अपना कोट निकालकर उस लड़की को पहनाया और अपने पीछे किया। वो डरी सहमी सी अनुज के पीछे खड़ी हो गई। अनुज उन लोगों को देखते हुए बोला, अगर किसी ने एक कदम भी इस लड़की की तरफ बढ़ाया तो अगली सुबह का सूरज मुंबई में नहीं देख पाएगा। उनमें से एक आदमी बोला, क्यों बे, मुंबई क्या तेरे बाप की है? अनुज ने उसकी बात सुनकर उसे एक मुक्का जड़ा और उस आदमी का पूरा जबड़ा ही हिल गया। अनुज गुस्से से बोला, हमारे बाप की नहीं है, हमारी है, अनुज रायचंद की है, और यहाँ तुम जैसों की कोई जगह नहीं है। अनुज का नाम सुनकर सबने हेडलाइट की रोशनी में ध्यान से अनुज का चेहरा देखा और उनके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गई। उन्होंने अनुज रायचंद मुंबई के उस आदमी से पंगा लिया था जिसकी मर्जी के बिना मुंबई का कोई काम नहीं होता। बड़े बड़े गैंग लीडर्स, क्रिमिनल से लेकर पॉलिटिशियंस तक सभी अनुज के आगे झुकते थे। वो लोग जैसे ही वापस जाने के लिए भागने को हुए, अनुज ने आगे बढ़कर उनमें से 2 को पकड़ लिया और उसके बाद तो उसने सबको पकड़ पकड़ कर इतनी कुटाई की कि सबकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई। बारिश के कारण अनुज की शर्ट उसके सीने से चिपक गई थी। उसकी आंखें उन लोगों पर अंगारे बरसा रही थी। वो लड़की वहीं कार के पास डर और ठंड से कांपती हुई अनुज का कोट पकड़े खड़ी थी। अनुज का गुस्सा देखकर उसे अनुज से भी डर लग रहा था। यहाँ अनुज ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। उधर से फोन उठने के बाद अनुज ने अपनी लोकेशन बताई और 5 मिनट में आने को कहा और फिर उस लड़की की तरफ बढ़ गया। वो 5 आदमी वहीं रोड पर अपनी टूटी फूटी हालत के साथ पड़े हुए थे। अनुज उस लड़की के पास आया। उसने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो लड़की डर कर 2 कदम पीछे हो गई। अनुज दोबारा उसकी तरफ बढ़ा तो वो लड़खड़ा गई। वो जैसी गिरने को हुई, अनुज ने उसे बांह से पकड़ लिया। वो बस एक टक उसकी ओर देखे जा रहा था। उसने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा, जैसे उसके दोनों हाथ अनुज के कंधों पर आ गए। डरी सहमी सी वो लड़की इस वक्त अनुज की बाहों में थी। बारिश की बूंदें जैसे कोई संगीत की धुन छेड़े जा रही थी। कुछ ही पलों में अनुज को उस लड़की की पकड़ अपने कंधों पर ढीली पड़ती महसूस हुई और वो गिरने लगी। वो बेहोशी हो चुकी थी। अनुज ने उसे संभाला और न जाने क्या सोचने लगा। अनुज उस लड़की को पकड़े हुए ही खड़ा था कि तभी तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां आकर उसके पास रुकी। उसमें से काले कपड़े पहने आदमी हाथों में गन्स लिए बाहर आकर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी अनुज के सामने आया। अनुज के साथ एक लड़की को देखकर पहले तो वो हैरान रह गया, लेकिन फिर अपनी हैरानी छुपाते हुए वो बोला, यस बॉस, क्या करना है? अनुज उन लोगों की तरफ घूरते हुए बोला, सैम, इन लोगों को इनकी सही जगह पहुंचा दो और उससे पहले ये पता कर लेना कि ये लोग क्यों और किसके कहने पर इस लड़की के पीछे पड़े थे। सैम ने जवाब दिया, यस बॉस, हो जाएगा। अनुज ने कहा, तुम्हारा एक आदमी हमारे साथ जाएगा। सैम ने कहा, मैं खुद ही चलता हूँ बॉस, इन लोगों को तो डेविड ही संभाल लेगा। अनुज ने उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और कार की बैक सीट पर लिटाया। सैम आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अनुज पीछे उस लड़की का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। उस लड़की को देखते हुए अनुज की आंखों में कई अनकहे जज्बात साफ दिख रहे थे। सैम ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, वैसे बॉस, ये लड़की कौन है? आप इसे जानते हैं? अनुज ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छे से जानते हैं इसे सैम।
जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा थी ये हमारी। सैम हैरानी से बोला, बॉस, आपकी लाइफ में लड़की? मैं सही सुन रहा हूँ ना? अनुज उस लड़की की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ सैम, तुम सही सुन रहे हो। सैम थोड़ी खुशी के भावों से बोला, इसका मतलब आप इनसे प्यार करते थे? क्या नाम है इनका? पहली बार कब मिले थे आप इनसे? अनुज बाहर बरसती बारिश को देखते हुए बोला, प्यार करते थे नहीं, इनसे मोहब्बत करते हैं। अनन्या। अनन्या शुक्ला नाम था इनका शादी से पहले, और पहली बार ऐसे ही किसी बारिश में मिले थे इनसे। उसकी बात सुनकर सैम ने जोर से ब्रेक लगाया और पीछे अनुज की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में आपकी बातों में जिक्र होता था, जिसकी वजह से आपने कभी शादी नहीं की? गाड़ी स्टार्ट करो सैम, आपके हर सवाल का जवाब देंगे, अनुज ने कहा। उसकी बात सुनकर सैम ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और बोला, तो पहली बार भी आप इनसे बारिश में ही मिले थे? उसकी बात पर अनुज मुस्कुरा दिया। सैम ने आगे पूछा, बॉस, इनकी शादी हो चुकी है और आप अब भी इनसे प्यार करते हैं? अनुज ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, प्यार नहीं सैम, मोहब्बत करते हैं इनसे। जानते हैं ये हमारी नहीं, किसी और की है। ना इनसे हमारा कोई रिश्ता है और ना ही इन पर हमारा कोई हक, लेकिन मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं होता। सैम ने सामने शीशे में से अनन्या की हल्की सी झलक देखकर कहा, वैसे बॉस, इन्हें देखकर आज एक बात तो समझ में आ गई। अनुज मुस्कुराते हुए बोला, और वो क्या? सैम ने कहा, यही कि आज तक आपने किसी लड़की को नजरें उठाकर भी क्यों नहीं देखा? क्यों पिछले 15 सालों से अनुज रायचंद के दिल में तो क्या, नजर में भी कोई लड़की जगह नहीं बना पाई? और वो क्यों? तभी सैम ने जवाब दिया, ये है ही इतनी खूबसूरत, देखकर ही लगता है जैसे ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से इन्हें बनाया है। अनुज मुस्कुरा दिया। हमारे सामने ही शुरू हो गए आप? सैम अचकचा कर बोला, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, लेकिन बॉस, इनके हस्बैंड कौन है और वो लोग इनके पीछे क्यों पड़े हुए होंगे? अनुज कुछ सोचने लगा। अब वो लोग इनके पीछे क्यों पड़े थे ये तो डेविड के कॉल के बाद पता चलेगा, लेकिन हस्बैंड के बारे में हम कुछ नहीं जानते। सैम ने पूछा, क्या मतलब बॉस? मतलब ये कि जब हमें पता चला था कि इनकी शादी तय हो गई है, तब हमने वो शहर छोड़ दिया था। क्या ये भी आपसे प्यार करती थी बॉस? सैम ने पूछा तो अंकुर फीका सा मुस्कुराया और बोला, शायद हमारे बारे में जानती तक नहीं थी, मोहब्बत तो दूर की बात है। तो आप इनसे प्यार करते हैं? पहली नजर का प्यार है हमारा, पहला और आखिरी भी। तब तक गाड़ी एक बंगलो के दरवाजे के सामने आकर रुकी। गेट कीपर ने दरवाजा खोला और सैम ने गाड़ी अंदर ली। एक बड़े से गार्डन से गुजरते हुए गाड़ी बंगलो के मेन गेट पर आकर रुकी। सैम पहले गाड़ी से बाहर निकला और दरवाजे की बेल बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। अनुज गाड़ी से बाहर आया और अनन्या को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकाला। अपने मालिक के साथ एक लड़की को देखकर वो नौकर हैरान रह गया। सैम ने उसे चुप रहने का इशारा किया और गाड़ी पार्क में लगाने चला गया। अनुज अनन्या को अपनी बाहों में लेकर बंगलो के अंदर दाखिल हो गया। क्या होश में आ जाने के बाद अनन्या अनुज को पहचान पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कैसे तुम मुझे मिल गई, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 3। अनुज अनन्या को लेकर घर में दाखिल हुआ तो हॉल में एक उम्रदराज आदमी सफेद कुर्ते पजामे में एक करीब 5 साल की छोटी बच्ची के साथ बैठे थे। जब उनकी नजर अनुज की बाहों में बेहोश पड़ी लड़की पर गई तो वे भी हैरान हो गए। वे कुछ पूछ पाते उससे पहले अनुज तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए बोला, काका, डॉक्टर को तुरंत फोन करके बुलाइए और अनन्या को ऊपर भेजिए। काका ने सर हिलाते हुए तुरंत फोन निकाला और डॉक्टर को जल्दी आने के लिए कहा। डॉक्टर ने अनुज का नाम सुनते ही 15 मिनट में पहुंचने का आश्वासन दिया। इतने में छोटी बच्ची एनी, जो अपने एक हाथ में टेडी पकड़े थे, काका का कुर्ता खींचते हुए मासूमियत से बोली, दादू दादू, ये आंटी कौन है?
काका ने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, हमें नहीं पता बेटा, अनुज भैया उन्हें अपने कमरे में ले गए हैं, चलो वहीं चलते हैं। चलिए काका। एनी खुशी खुशी उनके साथ ऊपर की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचते ही अनुज ने अनन्या को बेड पर लेटाया। उसने झट से सारी खिड़कियां बंद की, हीटर ऑन कर दिया, क्योंकि अनन्या का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। वो घबराया हुआ उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अनुज ने धीमे स्वर में खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, ये क्या हाल बना लिया आपने अनु? आप तो कभी ऐसी नहीं थी, इतनी कमजोर, इतनी टूटी हुई। उसकी नजर अनन्या के माथे पर पड़े लाल निशान पर गई। उसने हल्के से उसे छुआ और चौंक कर फुसफुसाया, ये निशान? आखिर क्या हुआ है आपके साथ अनु? तभी एनी और काका कमरे में आ गए। एनी ने आते ही बेड पर चढ़कर अनन्या को गौर से देखा और अपनी बड़ी बड़ी तितली जैसी पलकों को झपकाते हुए बोली, पापा, ये तो बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी जैसी है। देखिए ना, कितनी प्रिटी है। क्या ये मेरी मम्मा बन सकती है? अनुज उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज हुआ। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम ऐसे ही किसी को भी अपनी मम्मा थोड़ी बना सकते हैं? एनी ने मासूमियत से पूछा। क्यों पापा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे यही मम्मा चाहिए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तो अनुज ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, ओके माय प्रिंसेस, लेकिन जब आपकी स्लीपिंग ब्यूटी जागेंगी तब आप उनसे खुद पूछ लेना कि क्या वो आपकी मम्मा बनना चाहेंगी या नहीं। सच पापा? एनी की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सच। अनुज ने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, अब जाओ सो जाओ, कल गणपति बप्पा आ रहे हैं ना, हमें चौल जाना है। एनी ने उत्साहित होकर पूछा, पापा, स्लीपिंग ब्यूटी भी चलेगी ना? अगर वो उठ गई तो हम जरूर उनसे चलने को कहेंगे। एनी खुश होकर अनुज के गाल पर किस करती है और अपना डैडी अनन्या के पास रखते हुए मासूमियत से कहती है, जल्दी उठना स्लीपिंग ब्यूटी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इतना कहकर वो खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई। एनी के जाने के बाद अनुज ने काका की ओर देखा और कहा, काका, किसी मेड को भेजिए ताकि अनन्या के कपड़े बदलवा सके। उसके कपड़े बहुत देर से गीले हैं, इससे उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। लेकिन बेटा, उसके लिए कपड़े? काका ने सवाल किया। मैं दे दूंगा, आप बस किसी मेड को भेजिए, अनुज ने दृढ़ स्वर में कहा। काका सहमति में सर हिलाते हुए बाहर चले गए। अनुज ने अनन्या की ओर एक नजर डाली और फिर वार्डरोब की ओर बढ़ा। उसके वार्डरोब में फॉर्मल से लेकर कैजुअल तक हर तरह के कपड़े, घड़ियां, जूते और परफ्यूम सजे थे। लेकिन जैसे उसने थोड़ा और अंदर देखा, वहाँ लड़कियों के भी कपड़े रखे थे, सूट, साड़ियाँ और मॉडर्न ड्रेसेस। उसने उनमें से एक नाइट सूट निकाला और खुद भी कपड़े बदलकर बाहर आ गया। बाहर मेड पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अनुज ने उसे कपड़े पकड़ा दिए और दरवाजा बंद करके नीचे चला गया। नीचे आते ही अनुज ने देखा कि काका सोफे पर बैठे थे। उनके सामने टेबल पर एक ट्रे रखी थी। अनुज भी उनके सामने बैठ गया। काका ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, तू अनन्या को घर लेकर आया है, इसका नतीजा जानता है ना? अनुज ने चौंक कर पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि वो अनन्या ही है? उसे देखे तो कितने साल हो गए। काका हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तेरी मोहब्बत को कैसे भूल सकता हूँ, मैं तेरा काका हूँ। फिर गंभीर स्वर में बोले, लेकिन एक बात बता, इतने सालों बाद अनन्या अचानक यहाँ कैसे और इस हालत में? अनुज ने लंबी सांस लेते हुए कहा, काका, मैं खुद भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर उसने पूरी बात विस्तार से बता दी। काका कुछ देर चुप रहे, फिर सोचते हुए बोले, बहुत कुछ हुआ इन सालों में। हमारे जाने के बाद पहले हमें सब कुछ पता करना होगा। अनुज ने सहमति में सर हिलाया। काका ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि अनन्या अब अपने पति के साथ नहीं है, या तो वो उससे अलग हो चुकी है या फिर डिवोर्स हो गया है। अनुज ने उत्सुकता से पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है काका? काका बोले,
जितना तूने बताया उसी के हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन हमें अनन्या के बारे में पूरी सच्चाई जाननी होगी, क्योंकि उसे यहाँ रखने या वापस भेजने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है। अनुज ने गंभीरता से सर हिलाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर आ चुके थे। अनुज ने अपना कप रखा और काका के साथ डॉक्टर को लेकर ऊपर कमरे की ओर बढ़ गया। अनुज के कमरे में एक लड़की को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गई। अनुज रायचंद, जो लड़कियों से कोसों दूर रहा करता था, आज उसके घर, उसके कमरे में एक लड़की का होना किसी अजूबे से कम नहीं था। डॉक्टर ने एक नजर अनन्या को देखा और फिर काका की तरफ। काका ने डॉक्टर को चुपचाप अनन्या की चेकअप करने का इशारा किया, तो उसने एक नजर अनुज पर डाली, जो बेचैनी से अनन्या को ही देखे जा रहा था। डॉक्टर अनन्या के पास बैठी और उसकी नब्ज थाम कर देखने लगी। उसके साथ आई नर्स चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। डॉक्टर ने अनन्या को नॉर्मली चेक किया और अनुज से कहा, मिस्टर रायचंद, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हमें इन्हें प्रॉपर्ली एग्जामिन करना होगा और कुछ टेस्ट के लिए सैंपल भी लेने होंगे। अनुज उनकी बात का मतलब समझते हुए काका के साथ बाहर आ गया। नर्स ने दरवाजा बंद किया और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, आपको ये अजीब नहीं लगता? डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप पहनते हुए बोली, क्या? नर्स ने कहा, यही कि मिस्टर रायचंद के घर में एक लड़की, और वो भी ऐसी हालत में। मैं और आप क्या, पूरी मुंबई जानती है कि मिस्टर रायचंद लड़कियों से कितना दूर रहते हैं। फिर ऐसे में एक लड़की का उनके घर पर होना, कहीं मिस्टर रायचंद इनसे प्यार तो नहीं करते? डॉक्टर अनन्या को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अगर करते होंगे तो ये है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी एक नज़र में दीवाना हो जाए। लेकिन हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और तुम भी अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, वरना मिस्टर रायचंद के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। नर्स बोली, जी डॉक्टर। ऐसा कहकर उनकी मदद करने लगी। बाहर अनुज बेचैनी से कमरे के दरवाजे पर लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहा था और काका रेलिंग से टिक कर खड़े उसे देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा, अनुज, तेरे यूं लेफ्ट राइट करने से डॉक्टर जल्दी नहीं आ जाएगी और ना ही अनन्या को होश आ जाएगा। अनुज बेचैनी से बोला, काका, उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते हम, और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अनुज नीचे आया तो सैम और डेविड तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। उसने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी जगह पर बैठ गया। नैतिक, जो चाय की चुस्कियां ले रहा था, उसे देखते हुए बोला, तू आज अनन्या से मिला? उसे घर भी लेकर आया है? आखिर चल क्या रहा है अनुज? और वो ठीक तो है ना? अनुज ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से जवाब दिया, बस एक मुलाकात हो गई। डॉक्टर उसे चेक कर रही है, वही बताएंगी कि अनन्या कैसी है। नैतिक ने फिर डेविड की तरफ देखा और पूछा, कुछ पता चला उन आदमियों से? वो अनन्या के पीछे क्यों पड़े थे? डेविड थोड़ा आगे झुका और गंभीर स्वर में बोला, बिग बॉस और बॉस, उन लोगों ने इतना बताया कि अनन्या मैम एक मेंटल हॉस्पिटल से भागी थी और उन्हें पकड़ने के लिए ही वो लोग उनके पीछे थे। लेकिन मैम आपकी गाड़ी से टकरा गई और फिर आगे जो हुआ वो तो आपको पता ही है। डेविड की बात सुनकर अनुज और नैतिक के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अनुज ने कांपती आवाज में पूछा, मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई? डेविड ने सर हिलाकर हामी भरी, यस बॉस, यही जानकारी मिली है। नैतिक को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। अनुज, ये सब क्या हो रहा है? अनन्या किसी मेंटल हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गई? सैम, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, बॉस, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं। अनुज ने उसे गहरी नजरों से देखा और सख्त लहजे में कहा, अगर सब कुछ पता कर लिया है तभी बोला, अधूरी बात हमें पसंद नहीं। सैम ने सर हिलाया, यस बॉस, आपके अंदर जाते ही मैं इसी काम में लग गया था। नैतिक बेसब्र हो उठा, अब क्या मोहरत निकलवाऊं? जल्दी बता यार। सैम ने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे वो अनन्या के बारे में बताता गया, अनुज के चेहरे के भाव बदलते चले गए। आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके हाथ मुट्ठी में कस गए। जैसी सैम ने अपनी बात पूरी की, नैतिक गुस्से से उठ खड़ा हुआ, उस अजय को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। डेविड, अपने आदमियों को भेजकर उसे उठवा लो। लेकिन अनुज ने तुरंत उसे रोक दिया, नहीं नैतिक, कोई कुछ नहीं करेगा। नैतिक नाराजगी से बोला, लेकिन क्यों?
अनुज, उसने तेरे अनु के साथ क्या क्या नहीं किया और तू उसे छोड़ने की बात कर रहा है? अनुज की आंखें सख्त हो गई, आवाज में ठंडापन था। हम उसे छोड़ने की बात नहीं कर रहे नैतिक, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें अनु की कंडीशन देख लेनी चाहिए। वैसे भी अब उसका और अनु का कोई रिश्ता नहीं है, तो हम उसे अनु तक पहुंचने भी नहीं देंगे। नैतिक ने कड़ा लहजा अपनाया। लेकिन अनुज, तभी ऊपर से काका की आवाज आई, अनुज ऊपर आओ, डॉक्टर तुम्हें बुला रही हैं। अनुज ने गहरी सांस ली और नैतिक की तरफ देखा। कल बप्पा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां करो और अजय को अभी के लिए साइड में रखो। उससे तो चुन चुन कर बदला लेंगे। नैतिक ने गुस्से में सर हिलाया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर जो भी बताए मुझे इन्फॉर्म कर देना। अनुज ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिला दिया। सैम जाते जाते बोला, बॉस, उन आदमियों का क्या करना है? अनुज का चेहरा ठंडा लेकिन सख्त था। अच्छे से मरम्मत करके वापस भेज दो और उन्हें साफ कह देना कि वो लड़की कहाँ है, किसके साथ है, कुछ नहीं जानते। नैतिक हंसते हुए बोला, भाई तू तो बहुत खतरनाक है यार, उन लोगों की थोड़ी मरम्मत मैं भी कर दूं, चलेगा? अनुज ने उसे घूर कर देखा। नैतिक आप? नैतिक ने बच्चे जैसी मासूमियत से कहा, प्लीज 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 अनुज। अनुज ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन सिर्फ मरम्मत करनी है, जान से नहीं मारना है। अब आप तीनों जाइए। तीनों ने सहमति में सर हिलाया और बाहर निकल गए। अनुज कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर अपना सारा सामान समेट चुकी थी और बैठी हुई अनन्या का माथा सहला रही थी। उसके चेहरे के निशानों पर उनकी नजर गई और उन्होंने धीरे से सर हिलाया। अनुज की नजरें अनन्या के माथे के उन लाल निशानों पर गई और उसकी मुट्ठियां फिर गुस्से में कस गई। इस बार उसे इन निशानों के पीछे की असली वजह पता थी। अनन्या का पति उसे इस हाल में छोड़कर कहां चला गया था? क्या अनुज अनन्या के गुनहगार को सजा दिलवा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी कैसे मुझे तुम मिल गई, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 4। डॉक्टर ने अनुज को देखते ही अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मिस्टर रायचंद, इन्हें इंजेक्शन दे दिया गया है, सुबह तक होश आ जाएगा। अनुज ने पूछा, क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर ने एक नजर अनन्या को देखा और अनुज से बोली, ब्लड सैंपल ले लिए हैं, कल टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, तभी कुछ कह सकते हैं। और बेहोश होने की वजह? डॉक्टर ने जवाब दिया, शायद काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है और बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो गई हैं। रात में ध्यान रखिएगा, बुखार आ सकता है। अनुज ने अनन्या की ओर देखते हुए पूछा, और कुछ डॉक्टर? और कुछ नहीं मिस्टर रायचंद, बस ठंड से बचा कर रखिएगा। कल सुबह 8 बजे तक मैं दोबारा आ जाऊंगी सभी रिपोर्ट्स के साथ। ठीक है डॉक्टर, काका इन्हें इनके घर छुड़वा दीजिए। तभी काका ने कहा, ठीक है अनुज, चलिए डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर, नर्स और काका वहां से चले गए और अनुज अनन्या के सिरहाने आकर बैठ गया। वो एकटक बस अनन्या को निहारे जा रहा था। 12 साल, पूरे 12 साल बाद उसने आज अनन्या को दोबारा देखा था। बिल्कुल नहीं बदली थी, आज भी वही डरी सहमी सी लड़की ही थी वो। अनुज ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा, तभी अचानक से जोर से बिजली कड़की और एक बार फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। अनन्या बेहोशी में भी डर गई और हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अनुज की टी-शर्ट अपने हाथों में भींच ली। उसकी इस हरकत से अनुज हड़बड़ा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने अनन्या के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बना लिया और उसके बाल सहलाने लगा। अनन्या की करीबी उसके दिल को बेतहाशा धड़कने के लिए मजबूर कर रही थी। अनुज अनन्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अनु, आपके साथ इतना कुछ हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, हर मोड़, हर कदम पर। आपके साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने का ख्वाब देखा हमने, जिसमें आप हो, हम हैं, हमारा प्यार हो
और हमारे प्यार की निशानी हो। लेकिन वो ख्वाब तो हम कभी आपके सामने जाहिर भी नहीं कर पाए। अनुज ने देखा कि अनन्या की पकड़ उसकी टी शर्ट पर ढीली पड़ गई है, तो उसने अनन्या के हाथों से अपनी टी शर्ट छुड़वाई और कमरे के विंडो से बाहर बरसती बारिश देखने लगा। और उसके जहन में एक बार फिर वो यादें ताज़ा हो गई जब अनुज ने अनन्या को ऐसे ही किसी बारिश की रात में पहली बार देखा था। पहली बार था वो जब अनुज बारिश में भीगा था, 15 साल पहले, नासिक। यार फिर से बारिश हो रही है, अब तो कोई बस भी नहीं मिलेगी। अब घर कैसे जाएंगे? मम्मी परेशान हो रही होगी। 17 साल के अनुज ने साथ खड़े नैतिक को देखकर कहा। दोनों फॉर्मल शर्ट पैंट में, एक कंधे पर बैग टांगे बस स्टैंड पर खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। तभी नैतिक ने कहा, पैदल ही चलते हैं ना यार, थोड़ा सा भीगी तो जाएंगे बस। अनुज मुंह सिकोड़ते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें नहीं भीगना इस बारिश में, इंतजार कर लेते हैं बारिश रुकने का। अनुज, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब रुकेगी, और फिर सड़कों पर पानी भी भर जाएगा। चलते हैं ना यार। हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, हम बारिश में भीगते हुए नहीं जाएंगे। कहते हुए वो वहीं बेंच पर बैठ गया। नैतिक उसे देखकर झल्लाते हुए बोला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुझे बारिश से, थोड़ा सा भीग जाएगा तो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा तेरे ऊपर, हाँ? कहते हुए वो भी उसके बगल में बेंच पर बैठ गया। वो मन ही मन अनुज को कोसते जा रहा था, और बगल में बैठा अनुज कभी उसे तो कभी बारिश को देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा नहीं था कि अनुज को बारिश नहीं पसंद थी, उसे बारिश देखना बहुत पसंद था, लेकिन उसमें भीगना नहीं। वो दोनों शांति से बैठे बारिश की बरसती हुई बूंदों को देखे जा रहे थे। तभी दोनों के कानों में पायलों की आवाज पड़ी। अनुज ने बारिश की बूंदों के बीच ध्यान से उन आवाजों को सुनने की कोशिश की। जैसे जैसे वो पायल की आवाज बारिश की बूंदों के साथ बज रही थी, वैसे वैसे अनुज के कानों में मानो मिश्री सी घुल रही थी। अनुज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस पायल की आवाज के पीछे चल पड़ा। नैतिक ने उसे देखा तो पहले तो हैरान हो गया कि अनुज बारिश में कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर वो भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक पार्क के सामने आकर रुके, जहाँ एक लड़की सफेद कलर का अनारकली सूट और पैरों में पायल पहने बारिश में नाच रही थी, और उसके पायलों का शोर अनुज की धड़कनों का शोर बढ़ा रहा था। सफेद अनारकली सूट पहने वो लड़की किसी सफेद फूल की कली सी लग रही थी। उसकी कमर तक के लंबे गीले बाल, जैसी वो मुड़ी, अनुज की नजरें उसके चेहरे पर पड़ी और बस ठहर कर रह गई। करीब 15 साल की वो लड़की, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होंठ जिन पर बारिश की बूंदें ठहरी हुई थी, बालों की लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई, सफेद सूट और दुपट्टा उसके शरीर से चिपका हुआ, चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत बटोरे गाते हुए वो मासूम बारिश में अपने पायलों का शोर मचाती हुई नाच रही थी। और अनुज पहली बार उसकी उस मासूमियत के साथ बारिश में भीग रहा था। दूर अपने सर पर बैग रखे नैतिक खड़ा उन दोनों को देखे जा रहा था, और इधर बाहर से आती चिड़ियों की आवाजों और हल्की हल्की सूरज की किरणें जब अनन्या के चेहरे पर पड़ी, तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बारिश रुक चुकी थी और पेड़ों की पत्तियों पर छोटी छोटी बारिश की बूंदें ठहर गई थी। अनन्या के सामने एनी बैठी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे देखे जा रही थी। अनन्या के बगल में डॉक्टर बैठी हुई थी और अनुज कमरे के दरवाजे से टिक कर खड़ा अनन्या को ही देखे जा रहा था। डॉक्टर ने अनन्या से पूछा, आप ठीक हैं? अनन्या ने धीरे से अपना हाथ उठाकर अपने सर पे रखते हुए कहा, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और आप सब, क्या आप मुझे जानते हैं? अनन्या की बातें सुनकर सब सन्न रह गए। अंकुर को तो अबीर पर और गुस्सा आने लगा था। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या की बात का क्या जवाब दे। सबको चुप देख एनी बोली, स्लीपिंग ब्यूटी, आप जाग गई क्या? आप मेरी मम्मा बनोगी? अनन्या ने कुछ पल अपनी कजरारी आंखों से एनी को देखा और धीरे से बोली, मेरा नाम स्लीपिंग ब्यूटी है और मैं आपकी मम्मा कैसे बनूंगी? डॉक्टर ने अनुज को आंखों से कुछ इशारा किया और वो अंदर आया और अनन्या को देखते हुए बोला, आपका नाम अनन्या है और एनी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन पापा, आपने तो कहा था जब स्लीपिंग ब्यूटी जाग जाएंगी तब मैं उनसे अपनी मम्मा बनने के बारे में पूछ सकती हूँ।
बेटा अभी तो वो उठी है, थोड़ी देर बाद बात कीजिएगा। अभी आप जाइए और जाकर नाश्ता कीजिए। गुड गर्ल है ना आप। एनी ने आकर लेटी हुई अनन्या के गालों पर किस किया और अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए वहां से चली गई। अनुज तो हैरानी से अपनी बेटी की हरकत देख रहा था और अनन्या अपने गालों पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर अनुज से बोली, मिस्टर रायचंद, आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। तब तक अनन्या आप आराम कीजिए। अनन्या ने अपनी पलकें झपकाकर हामी भरी और नर्स को अनन्या के पास छोड़कर डॉक्टर और अनुज बाहर आ गए। बाहर डॉक्टर अनुज से बोली, मिस्टर रायचंद, जैसा कि आपने बताया था कि इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं और इस वक्त मिस अनन्या जिस तरह से बिहेव कर रही हैं उससे तो यही साबित होता है कि उनकी फुल मेमोरी लॉस हो गई है। शायद उन्हें अपने बीते कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। अनुज ने टेढ़ी नजर से डॉक्टर को देखकर कहा, आप श्योर हैं कि अनु की मेमोरी लॉस हुई है? पूरी तरह से तो नहीं, ये भी हो सकता है कि दवाइयों की वजह से उन्हें इल्यूजन हुआ हो, क्योंकि इनके ब्लड में जिन दवाइयों के ड्रग्स मिले हैं उनसे कुछ वक्त के लिए इंसान का दिमाग काबू में नहीं रहता है, लेकिन ये मेमोरी लॉस का केस भी हो सकता है। अनुज ने पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया, मिस अनन्या के कुछ टेस्ट करने होंगे। अभी उनकी हालत को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके दिमाग में असर हो सकता है उससे। आप कहें तो मैं अपनी टीम को रायचंद मेंशन बुला लूं? अनुज ने कहा, ठीक है, आप अपनी टीम को बुलवाइए। 11 बजे बप्पा के आने का मुहूर्त है और अभी 8:30 बज रहे हैं। हमें 1 घंटे में अनन्या की सभी रिपोर्ट्स, उनकी कंडीशन की जानकारी और दवाइयाँ अपने टेबल पर चाहिए। यस मिस्टर रायचंद। उसके बाद डॉक्टर अनन्या के पास चली गई और अनुज एनी के पास आ गया। अनुज गुस्से में नाश्ता करती हुई एनी को देखकर बोला, क्या हुआ माय प्रिंसेस, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? एनी नाराजगी से बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अनुज उसकी बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, क्यों बात नहीं करनी? प्रिंसेस को डैडी से? आपने मुझे स्लीपिंग ब्यूटी से बात नहीं करने दी और न ही मम्मा बनाने दिया और मुझे यहाँ भेज दिया। अनुज उसे समझाते हुए बोला, बेटा अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले डॉक्टर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर दे, फिर आप उनसे ढेर सारी बातें करना और मम्मी भी बना लेना। उसकी बात सुनकर एनी खुश होते हुए बोली, सच में पापा? अनुज मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सच माय प्रिंसेस। अब आप जाकर रेडी हो जाइए, बप्पा से मिलने जाना ना। एनी अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, पापा क्या ब्यूटी भी हमारे साथ चलेगी? प्लीज पापा, उन्हें भी अपने साथ लेकर चलिए ना प्लीज। उसकी इस बात के लिए अनुज उसे मना नहीं कर पाया। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया तो एनी उसके गले लग गई। अनुज ने हंसते हुए उसे खुद से अलग किया और मेड के साथ उसे तैयार होने के लिए भेज दिया। तब तक काका और नैतिक उसके पास आकर बोले, डॉक्टर की टीम आ चुकी है, क्या करना है? काका आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए और नैतिक हमें आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर काका वहां से चले गए और नैतिक वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अनुज से बोला, क्या बात है? अनुज सीरियस होकर बोला, नैतिक आप शादी के लिए हाँ कब करेंगे? नैतिक आराम से कुर्सी पर पसरते हुए बोला, जब तू शादी कर लेगा। आप जानते हैं ना कि हम। नैतिक उसे बीच में रोकते हुए बोला, देख अनुज, पहले बात अलग थी लेकिन अब बात अलग है। अनन्या अब आज़ाद है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं निशा से शादी तब करूंगा जब तू शादी करेगा। अनुज उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, पता नहीं निशा जैसी लड़की ने आप में क्या देखा, आपसे सगाई कर ली और शादी के लिए पिछले 4 सालों से इंतजार भी कर रही है। नैतिक इतराते हुए बोला, आखिर मेरी पसंद जो है। अनुज ने उसकी ओर देखा जिसे बोल रहा हो, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने पूछा, वैसे निशा कहाँ है? तैयारियां देख रही है, पंडाल पर ही मिलेगी और उसे भी मैंने अनन्या के बारे में बता दिया है, वो बहुत खुश है। अनुज उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तब डॉक्टर अपनी टीम के साथ उसके पास आकर बोली, मिस्टर रायचंद, मेरा शक सही था। मिस अनन्या की मेमोरी लॉस हो गई है और जिस तरीके से उन्हें पहले शॉक दिए गए हैं उनसे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए जितना हो सके उन्हें पुरानी बातों से दूर रखिएगा।
जी डॉक्टर। और वो ठीक तो है ना? अनुज ने पूछा। यस मिस्टर रायचंद, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन तक वीकनेस रहेगी, बस और कुछ नहीं। दवाइयाँ और बाकी सभी रिपोर्ट्स थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है डॉक्टर। और अनन्या का चेकअप वगैरह? सब कुछ पॉजिटिव है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन दवाइयाँ लेगी और खुश रहेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और उसकी मेमोरी लॉस? नैतिक ने पूछा। खुद वापस आए तभी बेहतर है। आप वापस लाने की कोशिश ना करें। अब हम लोग चलते हैं। पंडाल पर मिलेंगे पूरी मुंबई के साथ। उनकी बात सुनकर अनुज ने उन्हें जाने का इशारा किया और ऊपर अनन्या के पास चला गया। नैतिक ने भी निशा को फोन किया और अनन्या की हालत के बारे में बताने लगा। भाग 5। अनुज जब कमरे में आया तो अनन्या बेड के ग्राउंड से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। अनुज बेड के पास आया और बेड साइड चेयर पर बैठ गया। वो इतने धीमे कदमों से अंदर आया था कि अनन्या को उसके आने का पता ही नहीं चला। अनुज ने उसे आवाज देते हुए कहा, अनन्या। उसकी आवाज सुनकर अनन्या ने आंखें खोली और अनुज की तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं? ये घर आपका है? और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? कहते हुए उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। अनुज से पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, हमारा नाम अनुज है और ये घर हमारा ही है। अब पानी पीजिए और बाकी बातों के बारे में मत सोचिए। अनन्या ने उसके हाथ से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दोनों की उंगलियां एक दूसरे को हल्के से छू गई, जिससे दोनों के ही शरीर में करंट सा दौड़ गया। अनुज ने तो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। अनन्या ने एक घूंट पानी पिया और ग्लास वापस अनुज की तरफ बढ़ा दिया। फिर उसने पूछा, वो बच्ची मुझे अपनी मामा बनाने के लिए क्यों कह रही थी? क्या वो आपकी बेटी है? अनुज ने अनन्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एनी के लिए परवाह और खुद के लिए कई सवाल थे। अनुज कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, वो हमारी बेटी है अनन्या, और आप उसकी माँ हैं। अनन्या उसकी बात सुनकर बोली, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और उसने मुझे अपनी मम्मा बनने के लिए क्यों बोला? अनुज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से आपको कुछ बातें याद नहीं हैं, और आप एनी से नाराज़ थी और आपने कह दिया था कि आप उसकी मम्मी नहीं हैं, इसीलिए वो आपको दोबारा अपनी मम्मी बनने के लिए कह रही थी। अनन्या ने फिर से सवाल किया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था? कहते हुए अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। तो अनुज उससे बोला, दिमाग पर जोर मत डालिए, वरना आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आप इस वक्त अपने परिवार और अपनों के साथ हैं। अनन्या ने उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद अनुज ने उससे कहा, एनी चाहती है कि आप हमारे साथ बप्पा के पंडाल में चलें, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। उसकी बात सुनकर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरी बेटी ऐसा चाहती है तो मैं ज़रूर चलूँगी। अनुज उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो फिर ठीक है, आप पहले नाश्ता करके दवा ले लीजिए, फिर तैयार हो जाइए। अनन्या ने उससे कहा, पहले क्या मैं नहा सकती हूँ? बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, हम एक मेड को आपकी हेल्प के लिए भेजते हैं। अनन्या ने हाँ में सर हिला दिया और अनुज सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। उसने देखा कि काका तैयार होकर एनी के साथ सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। अनुज ने इधर उधर देखा तो उसे कोई मेड दिखाई नहीं दी। उसने काका से पूछा, काका ये सारी मेड्स कहाँ गई? काका मुस्कुराते हुए बोले, वो निशा बिटिया को पंडाल पर कुछ मदद चाहिए थी, इसीलिए नैतिक ने सभी को वहाँ भेज दिया है और खुद भी पंडाल के लिए निकल गया है। अनुज ने उनकी ओर घूरते हुए कहा, ये सब करके आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। अच्छा या बुरा ये तो पता नहीं, लेकिन तूने अनन्या से कहा है कि वो गुड़िया की माँ है, उस हिसाब से तो तेरी पत्नी हुई, तो जाकर खुद हेल्प कर। असल में जब अनुज अनन्या से बात कर रहा था तब काका, एनी और नैतिक बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अनन्या एनी की मम्मी बनने के लिए मान गई थी। ये सुनकर एनी बहुत खुश हो गई थी और ये पूरा प्लान उसी ने बनाया था। अनुज ने उन्हें घूरा और कहा, आप दोनों को तो हम देख लेंगे। काका ने कहा, अच्छे से देख लेना बेटा, मैं भी यही हूँ और तू भी यही है, लेकिन बप्पा यहाँ नहीं है,
तो जा और जाकर अनन्या की मदद कर तैयार होने में। तब तक मैं एक सर्वेंट के हाथ नाश्ता भिजवाता हूँ। अनुज उन्हें जवाब देने ही वाला था कि एनी बोली, पापा मम्मी को जल्दी रेडी करके लाओ, मुझे उनके साथ ढेर सारी बातें करनी है। अनुज उसकी बात सुनकर पैर पटकते हुए वहां से चला गया और काका ने टेबल के नीचे रखा हुआ फोन निकाला और इधर से एनी बोली, चाचू और होने वाली चाची मिशन अकम्प्लिश्ड, पापा मम्मी की हेल्प करने गए हैं। अब मैं देखती हूँ कैसे इनकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ती। उधर से नैतिक बोला, बिल्कुल बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे उस संत महात्मा बाप को तो तेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आज तक जाकर अनन्या से एक बार भी अपने दिल की बात नहीं बोली उसने। अब देखते हैं कैसे दूर रहता है वो अनन्या से। डोंट वरी चाचू, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस चाची से बोल दो कि वहां पर सारी तैयारियां करवा कर रखे। निशा ने कहा, एनी बेटा, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस आपके पापा और अनन्या के आने का इंतजार है। जल्दी आइए आप सब लोग। तभी काका ने कहा, 1.5 घंटे में पहुंचते हैं निशा बिटिया, पहले अनन्या के लिए नाश्ता भिजवा दें। डॉक्टर ने कहा था कि उन्होंने काफ़ी दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है। जी काका, रखते हैं। उसके बाद निशा ने फ़ोन रख दिया। काका किचन में चले गए और एनी फ़ोन में कुछ देखने लगी। भाग 6। अनुज कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि अनन्या टेबल पकड़कर उठने की कोशिश कर रही है। अनन्या जैसी बेड से उठी तुरंत लड़खड़ा गई। अनुज तेज कदमों से चलते हुए उसके पास पहुंचा और संभाल लिया। वो अनन्या को वापस बेड पर बैठाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, आराम से, कुछ चाहिए था तो हमें आवाज दे देती, अभी कमजोरी है। अनुज की बातों से अनन्या के लिए उसकी परवाह साफ दिख रही थी। अनुज की खुद के लिए इतनी परवाह देख न जाने क्यों अनन्या का दिल भर आया और आंखों में आंसू की कुछ बूंदें छा गई। अनुज ने उसकी आंखों की ओर देखा और आंसू भरी उसकी नजरों को देखते हुए बोला, क्या हुआ, आपकी आंखों में से आंसू? हमारी किसी बात का बुरा लग गया क्या? ऐसा है तो हम दोबारा आपसे तेज आवाज में बात नहीं करेंगे, बस अपनी इन आंखों में आंसू मत लाया कीजिए। कहते हुए उसने अपना हाथ अनन्या के चेहरे की तरफ बढ़ाया और फिर कुछ सोचकर पीछे करने को हुआ तो अनन्या उसका हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखते हुए बोली, हमें आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, वो बस अपने लिए आपकी इतनी परवाह देखकर न जाने क्यों दिल भर आया। अनुज उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, लेकिन फिर भी हमें आपकी इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अनन्या ने न जाने क्या सोचकर पूछा, तो फिर आपको हमारी आंखों में क्या अच्छा लगता है? अनुज अपने होठ अनन्या के कान के पास लेकर उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, आपकी इन आंखों में हमें सुरमे की धार पसंद है। अनुज की सांसें अनन्या को अपनी गर्दन और कानों पर महसूस हो रही थी। उसके दोनों कान बिल्कुल भट्टी की तरह गर्म हो गए थे और दोनों रुखसार शर्म से लाल हो गए। अनुज ने अपना चेहरा दूर किया और अनन्या से पूछा, आप क्या पहनोगी? अनन्या तो चंद पलों पहले उस मोमेंट के बाद अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। वो नजरें नीचे किए हुए अपने कांपते हुए होठों से बोली, कुछ भी पहन लेंगे। अनुज उसकी ओर देखकर फिर मुस्कुराया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, आइए हमारे साथ, खुद ही कुछ पसंद कर लीजिए। अनन्या ने अपने सामने पहले अनुज का हाथ देखा और फिर अनुज की तरफ देखा जो उसे अपना हाथ पकड़ने का इशारा कर रहा था। अनन्या ने धीरे से अपनी हथेली अनुज के हाथ पर रखी और अनुज का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई। वो अनुज के साथ 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन कमजोरी के कारण फिर से लड़खड़ा गई। अनुज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी इस अचानक की गई हरकत से अनन्या सकपका गई और कमरे के दरवाजे पर खड़े एक शख्स ने फोटो लेते हुए कहा, अब देखते हैं आपकी लव स्टोरी कैसे पूरी नहीं होती। और वो वहां से चला गया। अनुज अनन्या को वार्डरोब के अंदर लेकर आया और वहां रखी चेयर पर बैठा दिया। उसके बाद अनन्या से बोला, ये सब आपके कपड़े हैं, चुन लीजिए क्या पहनना है।
अनन्या एक नज़र सभी कपड़ों पर डालती है और फिर खुशी से एक गाजरी रंग की नवारी साड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो वाली साड़ी पहनेंगे हम। अनुज ने वो साड़ी निकालते हुए कहा, ये तो नवारी है, आप कैसे पहनेंगे? कोई सूट वगैरह पहन लीजिए। अनुज की बात सुनकर अनन्या के चेहरे से खुशी पल भर में गायब हो गई। वो उदासी से बोली, ठीक है। अनुज ने उसकी आवाज से उसकी उदासी भांप ली। वो बोला, बप्पा का पंडाल लगा हुआ है, पूरा मुंबई आने वाला है और आप सूट में जाएंगी अच्छा नहीं लगेगा। आप यही साड़ी पहनिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। उसकी बात सुनकर अनन्या ने सर उठाकर अनुज की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। आपको बाथरूम तक छोड़ दें, आप तैयार हो जाएं। अनन्या थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, आप कैसे? हमारा मतलब आपने कहा था कि मेड। अनुज उसकी हिचकिचाहट समझते हुए बोला, इस वक्त घर पर कोई भी मेड नहीं है। सर्वेंट के साथ आप बहुत असहज रहेंगी और उन्हें हम आपके पास आने भी नहीं देंगे। तो बचे सिर्फ हम जो इस वक्त आपके साथ हैं। अनन्या अपनी गर्दन नीचे करके धीरे से बोली, ठीक है। अनुज ने साड़ी ले जाकर बाथरूम में रखी, बाकी के गहने वगैरह कमरे में रखे और अनन्या को वापस अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले आया और उसे बाथ चेयर पर बैठा दिया। वो अनन्या से बोला, ये साइड में हैंडल्स लगे हुए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए। अनन्या ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया और अनुज बाथरूम से बाहर आ गया। अनुज बेड पर रखे उन गहनों को देखते हुए बोला, कभी उम्मीद ना की थी मैंने, वो आज पा लिया। अपने महबूब को अपना बनाने का एक मौका तलाश लिया। अनुज खुद से बोला, हर एक चीज आपकी पसंद की खुद चुनकर बनवाई थी अनु, ये सोचकर कि आप ना सही लेकिन इनमें आपकी कुछ पुरानी बातें तो ढूंढ ही लेंगे। कभी उम्मीद नहीं की थी हमने अनु कि आप एक बार फिर हमारी जिंदगी में वापस आएंगी। इस बार आपके ऊपर हम किसी को बंदिशें नहीं लगाने देंगे और ना अब आपके पैरों में मजबूरी की बेड़ियां पहनने देंगे। जितना उस अजय ने आपको रुलाया है ना, उस एक एक कतरे आंसू का जवाब उसे हमें देना होगा, लेकिन ये जवाब आप खुद मांगेंगी। इस बार आपको डरी सहमी सी अनु नहीं, अनन्या बनकर लड़ना होगा। हम हर मोड़ पर, हर कदम पर आपके साथ होंगे, लेकिन सहारा नहीं बनेंगे। बहुत सह लिया आपने, अब बारी अजय की है और इंतजार हमें सिर्फ आपकी याददाश्त लौटने का है। उसके बाद हम बताएंगे उस अजय को एक लड़की की इज्जत और उसकी जिंदगी क्या होती है। अब आप वो बनेगी जो बनने की आप काबिल थी, लेकिन वक्त ने आपसे वो मौका छीन लिया। मगर अब हर एक मौके को हम खुद आपके कदमों में लाकर रख देंगे। अब अपनी मोहब्बत को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। भाग 7। अनुज कमरे में बैठा अपनी फाइल देख रहा था, तभी उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी फाइल साइड में रखी और बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए चिंतित स्वर में बोला, अनु, आप ठीक तो हैं? अनु, अनु। अनुज ने 2-3 बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अनन्या साड़ी में आड़ी टेढ़ी लिपटी फर्श पर बैठी अपनी कोहनी सहला रही थी। अनन्या ने साड़ी को ऐसे लपेट रखा था जैसे एक छोटी बच्ची अपनी माँ का दुपट्टा लपेट लेती है। अनुज तेज कदमों से उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए उसने पूछा, ये कैसे हुआ? आप गिर कैसे गईं? अनन्या रोनी सूरत बनाकर बोली, वो हमारे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था और साड़ी बंध नहीं रही थी। कोशिश करते ही हमारा पैर उलझ गया और हम गिर गए। देखिए कितनी चोट लगी है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी कोहनी दिखाते हुए बच्चों सी शक्ल बनाकर बोली। तो अनुज फिर एक बार उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार बैठा। वो उठा और झुककर अनन्या को अपनी बाहों में उठाया। इस बार अनन्या ने अपनी दोनों बाहें अर्जुन के इर्द गिर्द लपेट ली और चेहरा अनुज के सीने में छुपा लिया। तो अनुज उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। वो उसे बाथरूम के बाहर लाया और बेड पर बैठाया। फिर उसने जाकर दरवाज़ा बंद किया और कपबोर्ड से एक फर्स्ट एड
बॉक्स निकालकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने अनन्या से अपनी कोहनी आगे करो कहा तो अनन्या ने ना में अपना सर हिला दिया। अनुज उसकी हरकत देखकर मुस्कुराया, क्योंकि एनी भी दवा लगवाने के नाम पर ऐसा ही करती थी। वो उठा और उसके बगल में बैठ गया। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे दवा लगाने लगा। अनन्या को जलन हो रही थी, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू निकलकर अनुज की हथेली पर गिर गए। अनुज ने उसे देखा तो अनन्या की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसने अनन्या से कहा, हमारी तरफ देखिए अनु। जी जी। अनुज ने अपना चेहरा उसके करीब किया और बोला, हमारी आंखों में देखिए अनु। अनन्या ने अपनी नजरें उठाकर अनुज की तरफ देखा और उसकी आंखों में एकटक देखने लगी। उसे अगल बगल का कोई होश ही नहीं था। वो बस अपलक अनुज की आंखों में देखी जा रही थी। तो अनुज ने कहा, हो गया। उसकी बात सुनकर अनन्या ने तुरंत झेपते हुए अपनी नजरें हटा ली। अनुज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उससे बोला, खड़ी हो सकती है? अनन्या ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो अनुज बोला, अगर आपको साड़ी ही पहननी है तो खड़े हो जाइए, हम पहना देते हैं। अनन्या ने पूछा, आपको पहनानी आती है? अनुज ने हाँ में सर हिलाया तो अनन्या बोली, लेकिन आप आंखें बंद करके पहनाइएगा। अनुज उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हमारी भोली अनु, आप ही बताइए, हम बंद आंखों से आपको कैसे साड़ी पहनाएंगे? अनुज की इस बात का अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बेड से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अनुज ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए कहा, हम इसे रख देते हैं, तब तक आप ये साड़ी हटाइए। वैसे भी बहुत देर हो गई है, आपकी दवा का वक्त हो गया है। ओके। अनुज ने बॉक्स उठाकर वापस कबर्ड में रखा और अनन्या जैसे तैसे बेढंगी सी लिपटी साड़ी हटाने लगी। पर जैसी उसकी नजर आईने में गई, खुद को केवल ब्लाउज और पेटीकोट में देखकर उसकी सांसें ही अटक गई। दीजिए साड़ी। अनुज ने साड़ी मांगी, पर वो तो अपनी झिझक में झेपते हुए खड़ी थी। अनु, आप ऐसे क्यों शर्मा रही हैं? जैसे हमने आपको पहली बार यूं देखा है। अनुज ने उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा और मन में कहा, बप्पा, और क्या क्या करवाओगे आप हमसे? इन्हें यूं देखकर तो हमारी खुद की सांसें अटक गई है। बस हम कोई गलत हरकत ना कर दें। उसने अनन्या के हाथों से साड़ी ली और पहननी शुरू की। अनन्या बस अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसे आंखें बंद किए खड़ी थी। बाहर फिर से बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अनुज की उंगलियां जब जब उसकी खुली कमर को छूती तो उसकी सांसें और गहरी हो जाती थी। अनु जी, आप ठीक तो है ना? जी, मतलब ये कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साड़ी का पल्लू फोल्ड करते हुए अनुज ने पूछा। तो अनन्या ने जवाब दिया, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। आपने कहा कि ये हमारा घर है, सब हमारे अपने हैं और एनी की माँ है, तो उस हिसाब से तो हमारा आपके साथ भी एक रिश्ता हुआ। हमें आप पर भरोसा है और जहाँ भरोसा होता है वहाँ परेशानी नहीं होती। अनुज उसकी बात पर मुस्कुराया और पल्लू कंधे पर पिन अप करते हुए बोला, आपको हम पर भरोसा है तो उसे हम कभी टूटने नहीं देंगे, वादा करते हैं। और ये लीजिए, हो गया। आपकी तरह तो नहीं, लेकिन जैसे हमें आती थी हमने पहना दी। देखिए। अनन्या ने आईने में झांका। बाकी अनुज ने बहुत अच्छी साड़ी पहनाई थी। उसने अनुज से कहा, हमें नहीं पता कि हम कैसे पहनते हैं, क्या पहनते थे, लेकिन आपने तो हमें बहुत खूबसूरत बना दिया। अनुज उसके सामने वो करते हुए बोला, शुक्रिया रानी साहिबा। उसके इस अंदाज पर अनन्या को हंसी आ गई। उसे हंसता देख अनुज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर से आती हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज और अनन्या की हंसी सुनकर अनुज के चेहरे पर कतरा कतरा सुकून बिखरता जा रहा था। भाग 8। अनुज अनन्या को हंसता हुआ देख मुस्कुरा रहा था। अनन्या की नजर जब उस पर पड़ी तो वो झेप गई। अनुज ने मुस्कुराते हुए ही कहा, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है
आंखों में आंसू लिए नहीं। अब आप तैयार हो जाइए, हम भी कपड़े बदल कर आते हैं। जी। अनुज उसके गालों पर हाथ फेर कर वार्डरोब की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अनन्या ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। पूरे कमरे को ब्लैक और व्हाइट कलर के कॉन्ट्रास्ट में पेंट किया गया था। एक कोने में वार्डरोब था, दूसरी तरफ रूम से अटैच्ड बाथरूम और सामने की तरफ कमरे के बीचों बीच से बालकनी का दरवाजा। फर्नीचर के नाम पर एक काउच, उसके सामने एक टेबल, ड्रेसर और उससे अटैच्ड एक कपबोर्ड जिससे अभी अनुज ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। बेड के सामने वाली दीवार पर अनन्या की 13 साल पहले वाली एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। अनन्या धीमे कदमों से उस पेंटिंग के पास पहुंची और देखते हुए बोली, शायद सच में ये हमारा ही घर है, सब हमारे अपने ही हैं, तभी तो हमें साहिब के साथ अपनापन महसूस होता है। हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अगर कुछ याद आना होगा तो आ जाएगा, वरना साहिब और एनी तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन साहिब से हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ यही बताया था कि हम एनी की माँ हैं, लेकिन सच में एनी बहुत प्यारी है। कहते हुए उसने पेंटिंग के बगल लगी हुई एनी और अर्जुन की तस्वीर देखी और मुस्कुरा दी। वो ड्रेसर के पास आई और तैयार होने लगी। वो हाथों में चूड़ियां पहन रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अनन्या ने धीरे से जाकर दरवाजा खोलकर देखा। बाहर एनी एक सर्वेंट के साथ नाश्ता लिए खड़ी थी। अनन्या के दरवाजा खोलते ही वो अंदर आ गई। एनी को देखकर अनन्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। एनी ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसे स्कैन कर रही हो और फिर बोली, मामा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अनन्या प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोली, आप भी बहुत प्यारी लग रही है एनी, कहीं किसी की नजर न लग जाए हमारी बच्ची को। एनी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मामा, अब आप मुझे छोड़कर दोबारा नहीं जाओगे ना, और गुस्सा भी नहीं होंगे ना? अनन्या उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम हमेशा अपनी एनी के पास ही रहेंगे। एनी उसकी बात सुनकर उसके गले से लग गई। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो एनी के सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद एनी उससे अलग होते हुए बोली, अब आप नाश्ता कर लीजिए और पापा को भी खिला दीजिएगा। अब आप आ ही गई हैं तो ये ड्यूटी आपकी, और जल्दी से आ जाइए, बाहर बारिश भी हो रही है। ओके एनी बेटा। एनी ने उसके गालों पर किस किया और सर्वेंट के साथ अपने नन्हे नन्हे कदमों से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अनन्या ने अपने गालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये सच में हमारी बेटी है? कितनी प्यारी है। पापा, हमारी बच्ची को कभी किसी की नजर न लगे। उसके बाद वो वापस ड्रेसर पर आकर तैयार होने लगी। तब तक अनुज भी अपने कुर्ते के बटन बंद करते हुए बाहर आया। अनन्या को देखते ही उसका दिल धक से रह गया। उसकी निगाहें तो बस अनन्या के स्वरूप को अपने अंदर बसा लेना चाहती थी। अनन्या ने उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर पूछा, हम कैसे लग रहे हैं? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर अपने कदम बढ़ा दिए और उसके ठीक सामने खड़े होकर उसके बालों में लगी पिन निकालते हुए बोला, पहले आप खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इन खुली जुल्फों में आप बेहद खूबसूरत लगती हैं। इन्हें यूं कैद ना किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। उसने ये बात अपने होठ अनन्या के कानों के पास ले जाकर कही, जिससे अनन्या अपनी जगह पर जम सी गई। अनुज ने अपने दोनों हाथ बांध उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, लाल रंग की साड़ी, उस पर नीले रंग का बॉर्डर, दोनों हाथों एक एक सोने के कंगन के साथ हरी हरी चूड़ियां, गले में छोटा सा हार, कानों में झुमके, नाक में नगीनेदार नथ, माथे पर छोटी सी बिंदी, नजरों पर काजल का पहरा, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक और उसी से मेल खाते शर्म की लाली से रंगे हुए रुखसार। झुकी नजरों और खुले जुल्फे तो अनुज को दीवाने से पागल करने पर मजबूर हो रहे थे। अनुज की नजरें खुद पर महसूस करते हुए अनन्या के पलके उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो धीरे से बोली, नाश्ता कर लीजिए, एनी ने बताया कि आप नाश्ता नहीं करते। अनन्या ने कहा तो अनुज को याद आया कि अनन्या ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर काउच पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया।
अनन्या ने दोनों के लिए प्लेट में नाश्ता निकाला और दोनों चुपचाप खाने लगे। नाश्ता करके अनुज उठा और बेड साइड टेबल से अनन्या की दवाई लाकर उसे देते हुए बोला, ये लीजिए, दवाई ले लीजिए, फिर हम निकलते हैं। अनन्या मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, हमें नहीं खानी, बहुत कड़वी होती है। अनु, जिद मत कीजिए, दवा ले लीजिए। हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। साहिब, हमें दवाई नहीं खानी। अनुज ने उसके मुंह से जब साहिब सुना तो उससे बोला, साहिब कौन? हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते, इसीलिए साहिब ही बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये दवाई लीजिए, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन साहिब, ये दवाई बहुत कड़वी। इसके आगे अनन्या कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि अनुज ने उसके मुंह में दवा डाल दी। अनन्या ने उसे घूर कर देखा तो अनुज उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, चुपचाप पानी पीजिए और अब कोई बहस नहीं। अनन्या ने उसे घूरते हुए ग्लास लेकर एक ही बार में पानी पी लिया और टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाते हुए बोली, यक, बहुत कड़वी थी। हमने कहा था ना, आप हमारी कोई बात नहीं सुनते साहब। अनुज उसकी इस मासूमियत को देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर कितने वक्त बाद उसने अपनी अनु को जो देखा था। अनन्या ने अनुज से पूछा, साहिब, एक बात पूछे? अनुज बॉक्स रखते हुए बोला, पूछिए। हमारे साथ आपका क्या रिश्ता है? अनुज ने उसकी ओर देखा और आईब्रो उचकाते हुए पूछा, किसी ने आपसे कुछ कहा? नहीं, वो बस हम जानना चाहते थे, अगर हम एनी की माँ हैं तो आपसे हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि हमें तो कुछ याद नहीं है। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि अनुज के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। वो बोला, आपसे हमारा क्या रिश्ता है, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आप हमारी अपनी हैं और हम आपके अपने। इससे ज़्यादा हम दोनों का और कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर अनन्या कुछ देर तक चुप रही, फिर अपनी जगह से उठी और बोली, अब चलते हैं, एनी इंतज़ार कर रही होगी। चलिए। अनुज टेबल पर रखा फ़ोन को उठाने के लिए झुका तो अनन्या ने उससे कहा, आपके कुर्ते के बटन खुले हैं। अनुज ने अपना फ़ोन जेब में रखते हुए कहा, यह हमसे कभी बंद नहीं होती, तो खुली रहने दीजिए। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, हम बंद कर दें? अनुज ने हाँ में सर हिलाया तो अनन्या उसके पास आई और अपनी एड़ियों पर खड़े होकर अनुज के कुर्ते के बटन बंद करने लगी। अनन्या की सांसें अर्जुन की गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। भाग 9। आप ही बताइए, हमें तो कुछ याद नहीं है। अनन्या ने एनी को देखते हुए कहा। एनी, अनन्या, अनुज और काका इस वक्त गाड़ी में बैठे पंडाल की तरफ जा रहे थे। अनुज गाड़ी ड्राइव कर रहा था और काका उसके साथ वाली सीट पर बैठे थे। अनन्या एनी के साथ पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। अनुज ने फ्रंट मिरर इस तरह सेट कर रखा था जिससे वो बिना मुड़े अनन्या को देख सके। एनी अनन्या के साथ बातें कर रही थी। आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे तो याद है, मैं बताती हूँ, एनी ने कहा। ठीक है, बताइए, अनन्या ने कहा। तो एनी ने बताना शुरू किया। निशा आंटी मेरी होने वाली चाची है, उनकी शादी मेरे नैतिक चाचू से होने वाली है। अच्छा, तो वो दोनों हमसे पंडाल में मिलेंगे? तभी अनुज ने कहा, जी, वो दोनों वहां पर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अनन्या ने सवाल किया, हमारा इंतजार वो क्यों? अनुज ने जवाब दिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब वो दोनों बहुत परेशान हो गए थे। सुबह वहां का काम देखना था, इसीलिए नैतिक आपसे बिना मिले ही चले गए। जी। तभी एनी ने कहा, मम्मी, आप मेरे साथ आज डांस करेंगी? अनन्या कोई जवाब देती उससे पहले अनुज बीच में बोला, नहीं प्रिंसेस, आपकी मम्मा डांस नहीं करेगी, अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर एनी उदास हो गई। उसे उदास देख अनन्या को अच्छा नहीं लगा, तो वो एनी को अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, हम हमारी प्रिंसेस के साथ जरूर डांस करेंगे, लेकिन अनु, आपकी तबीयत। अनन्या ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अभी अभी नाश्ता भी किया है और इतनी कड़वी दवाई भी ली है, तो आप तबीयत का बहाना तो बनाइए ही मत।
अनन्या की बात पर एनी आगे झुककर काका के कान में बोली, दादू और इसी के साथ पापा क्लीन बोल्ड। काका मुस्कुराते हुए धीरे से बोले, गुड़िया अब तो आपके पापा रोज क्लीन बोल्ड होंगे, आप तो बस एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वो और एनी मुंह दबाए हंसने लगे। अनुज अनन्या से कहता है, लेकिन अनु हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं, अभी भी वीकनेस है आपको। अनन्या उसके ऊपर चढ़ते हुए बोली, अगर ऐसा है तो लगाइए डॉक्टर सीमा का फोन, वो खुद बताएंगी हम ठीक है या नहीं। लगाइए फोन। अब इतनी सी बात के लिए उन्हें क्यों फोन करना, हम कह रहे हैं ना कि। अनन्या ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, आप डॉक्टर हैं साहब या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर आप हमारी तबीयत के बारे में कैसे कुछ भी बता सकते हैं। तभी अनुज ने कहा, क्योंकि हम आपके कहते कहते अनुज रुक गया और काका और एनी जो अभी तक मुंह दबाए हंसते हुए उनकी प्यारी सी नोकझोंक देख रहे थे, उनकी हंसी छूट गई। अनुज ने उन्हें घूरते हुए अनन्या से कहा, क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं, अगर आप चाहें तो डांस कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसकी बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर खुशी आ गई। वो चहकते हुए बोली, शुक्रिया साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी में चहकता देख बाकी तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। काका ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और अनन्या एनी को गोद में लेकर बज रहे गानों को सुनने लगी। गाने सुनते ही अनुज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि ये वही गाना था जो अनन्या तब गा रही थी जब अनुज ने उसे पहली बार देखा था। थोड़ी देर बाद अनुज की गाड़ी पंडाल के सामने आकर रुकी। नैतिक और निशा के साथ सभी लोग वहां खड़े अनुज के ही आने का इंतजार कर रहे थे। काका गाड़ी से बाहर निकले और एनी को बाहर निकाला और दोनों जाकर नैतिक और निशा के पास खड़े हुए। उसके बाद अनुज गाड़ी से बाहर आया और पीछे का दरवाजा खोला। अनुज ने अपना एक हाथ आगे किया तो अनन्या झिझकते हुए अनुज के हाथ में और बाहर निकला। अनुज राजन को एक के साथ देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरों में लगा और अनन्या कौन है इस चीज को लेकर समझा। अनन्या को देखकर निशा के अंदर से खींच गई, इसलिए मेरे साथ वो आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। चेहरे से ज्यादा अनन्या का बहुत खूबसूरत है। निशा दोनों को देखते हुए बोली, जोड़ी जमती है, ऐसा लगता है बप्पा ने खुद बनाकर कर लिया। तभी नैतिक ने कहा, अब ये तो बप्पा ही जाने ये जोड़ी बनती है या फिर पहले की तरह बिछड़ जाती है। निशा ने कहा, तुम दोनों की कहानी जानते हो? कहानी नहीं निशा, मेरी और आपकी मोहब्बत की मीठी हुई सी दास्तान है। तभी निशा ने कहा, तो मुझे भी सुनाओ ना। अभी नहीं, पहले एनी ने जो काम दिया है वो पूरा करना है, उसके बाद तुम्हें और एनी दोनों को सुनाऊंगा इनकी मोहब्बत की दास्तान। निशा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है। भाग 10। इधर अनुज को देखकर सभी ने अपने अपने हाथ जोड़ लिए। अनुज ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर किए। अनुज को ऐसा करते देख अनन्या ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी ने अपने लिए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े अनुज के साथ सबके बीच से चलते हुए बप्पा की मूर्ति के सामने आए। वहाँ बप्पा की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी और मूर्ति के चेहरे को लाल रंग के कपड़े से ढका गया। नैतिक, निशा, एनी और काका भी उनके पास आए। बाकी सभी लोग भी आकर उनके पीछे खड़े हो गए। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता भी इस पंडाल में आए हुए थे, क्योंकि यह मुंबई का सबसे बड़ा गणपति का पंडाल था जिसे अनुज को बताया जाता था। धारावी का ये गणपति पंडाल सबसे ज्यादा मशहूर था, क्योंकि पंडाल अनुज रायचंद खुद लगवाया करते थे। साथ ही वहाँ चढ़ने वाला सारा चढ़ावा स्लम एरिया और बस्तियों में रहने लोगों के ऊपर खर्च किया जाता था। साथ ही छोटे रोजगार देने के लिए अनुज की कंपनीज की तरफ से शिविर भी लगाए जाते थे। अनुज और अनन्या मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहे थे और सब लोग उनके पीछे हाथ जोड़ रहे थे। पंडित जी ने आकर अनुज और अनन्या को टीका लगाया और अनुज को मूर्ति से बाहर हटाने के लिए कहा। अनुज ने बगल में खड़ी अनन्या को देखा, जो सर पर पहन रखे रथ में चल रही सब कुछ देखा जा रहे थे।
उसके चेहरे पर खुशी देखकर अनुज ने मन में पापा को देखा। पापा, आपने हमें सब कुछ दिया, इसलिए हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस अनु के चेहरे पर हमेशा ऐसी खुशी छाई रहे। अनु ने अनुज की तरफ देखा जो उससे ही देखी जा रही थी। उसने अनुज से धीरे से कहा, साहिब, कपड़ा हटाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। अनुज ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़कर मूर्ति के सिर से कपड़ा हटाया और एक साथ